नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बेसिकली टीजीटी और पीजीटी पर आधारित है। और जैसा आप लोगों को पता है कि अभी तक की टीजीटी और पीजीटी की जो भी परीक्षाएं स्टेट लेवल पर हुई है उसमें क्वेश्चन का क्राइटेरिया किस तरीके से पूछा गया है, उसी को आधार बनाते हुए आज का ये वीडियो आपको मिलने वाला है। तो बेसिक तौर पर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो इसका विकास क्रम है यानी कालक्रम है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया, उसमें आर्थिक विचारों का जो विकास का क्रम है उसी को आधार बनाते हुए मैं आज आपको कुछ वाणिज्यवादियों, प्रकृतिवादियों या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो कालक्रम है, जिस तरीके से आर्थिक विचारों का विकास क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया, उसी को हम बेस बनाते हुए जो अभी तक की परीक्षाओं पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आधार बनाते हुए यहाँ पर आपको कुछ मैटर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो गाइस, क्राइटेरिया के तौर पर आज के इकोनॉमी सेक्शंस में जो पार्ट होगा वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये मान के चलना है कि अभी तक की जो परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है उसी को बेस बनाते हुए मैंने ये मैटर आपको तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको प्रारंभिक आर्थिक विचारों का विकास क्रम यानी आर्थिक विचारों का विकास क्रम, आर्थिक विचारों का विकास क्रम किस तरीके से है उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 16वीं से 18वीं शताब्दी में, 16वीं से 18वीं शताब्दी में सबसे पहले आते हैं वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री। सबसे पहले आते हैं वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री। गाइस, अगर आप देखेंगे इन वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों में एक तो थे टॉमसन और दूसरे थे जेसिया चाइल्ड। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों में एक तो टॉमसन और दूसरे थे आपके जेसिया चाइल्ड। तो गाइस, आपको इसलिए यहां पर इसके बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी जब सवाल पूछा जाता है कि कौन एक प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री नहीं थे, यानी कि वाणिज्यवादी कौन अर्थशास्त्री थे, तो ऐसी स्थिति में यहां पर मैं आपको वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि कभी अगर आपको इस तरह यहां से सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर सके ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे जेबी कॉल्बर्ट, इनका भी नाम आता है। एक और अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था जेबी कॉल्बर्ट, इनको भी वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री माना जाता था। बेसिकली इन लोगों ने अगर देखा जाए निर्यातों को उस समय उन्होंने प्राथमिकता दी, यानी कि इनका जो सेक्शन था ये मेंशन किया गया कि अगर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है तो जो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। लेकिन इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो आगे चलकर पुनः 18वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी के कार्यकाल में इसमें एक और अर्थशास्त्री आते हैं जिसका नाम है फ्रांसिस कैने। फ्रांसिस कैने, इनका भी कार्यकाल प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों में माना जाता है। विकास के क्रम में इनके साथ टूपू द मूर इनके भी समकालीन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इन शास्त्रियों ने जो बल दिया था वो था आपका कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर बल दिया था। चूंकि प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, संसाधनों के हिसाब से ही मानते थे कि अर्थशास्त्र के विकास क्रम में अगर कृषि क्षेत्र को ध्यान दिया जाएगा
तो विकास का जो क्रम होगा वो प्राथमिक तौर से तेजी से विकसित होगा। तो इनका जो मेन मेंशन था इनके हिसाब से तो बेसिकली देखा जाए तो कृषि पर ही आधारित था। लेकिन अगर और आगे चलते हैं तो इसी में एक और अर्थशास्त्री आते हैं जिसमें प्रतिष्ठित संप्रदाय या आप कह सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमी में प्रतिष्ठित संप्रदाय में अगर आप देखेंगे उसमें 1776 में सबसे पहले 1776 में अर्थशास्त्री आते हैं, उनका नाम है आपका एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी इस पुस्तक में पहली बार आपको अर्थशास्त्र की आधुनिक और वैज्ञानिक व्याख्या देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध आपको अध्ययन देखने को मिलता है। और इन्हीं के समकालीन अगर आप देखेंगे तो एक और अर्थशास्त्री आते हैं ऑस्टियो माल्थस, इनका भी कार्यक्रम आप देखेंगे इन्हीं के बाद आता है, इन्हीं के समकालीन रहते हैं जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में इन्होंने भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और अर्थशास्त्री आते हैं जो बेसिकली इन्हीं के समकालीन थे, इन्हें भी अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी से भूमिका निभाई और उसमें अपने जो वक्तव्य व्यक्त किए उसमें एक आते हैं डेविड रिकार्डो, उसमें आते हैं आपके डेविड रिकार्डो की अगर हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और एंड टैक्सेशन यानी डेविड रिकार्डो की पुस्तक आती है। इस पुस्तक में इन्होंने बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में इनकी भी परिभाषा आती है। तो कभी कभी गाइस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो सवाल इसमें पूछा जाता है कि 18वीं शताब्दी में किन अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए उनमें से कौन नहीं है, तो उसमें फ्रांसिस डी कैनेट, टूपो द मूर जो कि बेसिकली कृषि पर आधारित थे, उसी में अगर आप देखेंगे तो प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों में उनमें माल्थस और डेविड रिकार्डो भी आते हैं। जबकि वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों में अगर आप देखेंगे तो टॉमसन, जेसिया चाइल्ड, जेबी कॉलबर्ट, जिन्होंने खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो निर्यातों पर ही बल दिया था। मेंशन अगर किया जाए तो इनके विकास क्रम में जो अर्थात का विकास क्रम था वो उसमें भी आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो एक और विचारक आते हैं, उसमें सिस्मोंडी, इनका भी विकास क्रम अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, इनके भी विचार आए। इसके अलावा उसमें अगर आप देखेंगे सेंट साइमन भी आए थे इनके कार्यकाल के दौरान, जिन्होंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपनी विचारधारा दी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी संप्रदाय जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, उसमें एक और थे राष्ट्रवादी संप्रदाय। राष्ट्रवादी संप्रदाय यानी इस संप्रदाय के लोगों की जो विचारधारा थी उसमें एडम मूर, उसमें एक आते हैं आपके एडम मूर तथा फ्रेडरिक लिस्ट, उसमें आते हैं फ्रेडरिक आपके लिस्ट, यानी ये राष्ट्रवादी संप्रदाय के विचारधारा के माने जाते हैं। इनकी जो परिभाषा थी वो बेसिकली किसी देश के विकास के संदर्भ में, राष्ट्र के विकास के संदर्भ में, आर्थिक विचारों के क्रम में इन्होंने अपना भी योगदान दिया। लेकिन प्रतिष्ठित विचारधारा की जो फिर से पुनर्वंजना आती है उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे फिर से विचारधारा लाई जाती है तो उसमें भी जेबी से सीनियर और मिल की बात की जाती है, यानी कि क्लासिकल संप्रदाय की फिर से पुनर्व्याख्या, क्लासिकल संप्रदाय की पुनर्व्याख्या जो की, उसमें एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री आते हैं उनमें आते हैं जेबी से। इन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है, इनके साथ एडम स्मिथ और रिकार्डो भी सम्मिलित थे। इसके अलावा मैंने आपसे इनके बारे में जो बताया उसमें एक तो आते हैं जेएस मिल,
J.S. मिल। बेसिकली इन अर्थशास्त्रियों ने खास तौर से कल्याणवादी विचारधारा का समर्थन किया था, खासतौर से एडम स्मिथ की विचारधाराओं का समर्थन किया था, और यहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र को यानी धन के संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं उन्होंने दी थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और आते हैं मार्क्सवादी में। मार्क्सवादी में जो सबसे महत्वपूर्ण मार्क्सवादी संप्रदाय में जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं वो आते हैं मार्क्स की पुस्तक भी आई दास कैपिटल, जिन्होंने श्रमिक के शोषण के संदर्भ में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। तो यानी जो अर्थशास्त्र का विकास क्रम आता है उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, उसमें भी मार्क्स का भी योगदान बहुत बड़ा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गणितीय संप्रदाय में, अगर आप देखेंगे गणितीय संप्रदाय में अगर आप कंडीशंस की बात करेंगे तो उसमें एक आते हैं आपके कूर्ने के अलावा अगर आप देखेंगे गोसेन, यानी दो ऐसे अर्थशास्त्री थे, यानी कि गोसेन, इसके अलावा गुस्टाव कैसर, ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की गणितीय व्याख्या की। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कूर्नो का भी मॉडल आता है, गोसेन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी आता है, कैसर के भी विचार आते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में। तो यहाँ पर गणितीय व्याख्या उन्होंने की कि किस तरीके से अर्थशास्त्र में न्यूमेरिकल चीजों पर बल दिया गया, उसकी विचारधारा भी यहाँ से आपको दिखाई देती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री आते हैं जिसमें ऑस्ट्रियन संप्रदाय के अर्थशास्त्री थे बाम्बावर्क। ऑस्ट्रियन संप्रदाय के अर्थशास्त्री थे बाम्बावर्क। इनकी भी विचारधारा अगर देखी जाए तो अर्थशास्त्र के विकास क्रम में आपको दिखाई देगा। इन्होंने अपनी विचारधारा दी, उस पर क्या वक्तव्य व्यक्त किया, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर इनका विकास क्रम यानी इनके विचार आपको देखने के मिलेंगे। इसके बाद आएंगे नव प्रतिष्ठित संप्रदाय यानी न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री में एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण है मार्शल, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप मिलेंगे यहाँ पर पीहू, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या कैन, यानी ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भौतिक कल्याण पर विशेष बल दिया, अपनी कल्याणवादी विचारधारा दी। अर्थशास्त्र के संदर्भ में बताया कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का ही अध्ययन नहीं करता है बल्कि मानव कल्याण का भी अध्ययन करता है। इस संदर्भ में इनकी विचारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप अब देखेंगे तो न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री के बाद कल्याणवादी अर्थशास्त्री आते हैं जिसमें एसी पीगू और परेटे भी आते हैं। कल्याणवादी अर्थशास्त्री में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपके आपके पीगू आते हैं। एसी पीगू का नाम अगर आप देखेंगे उसमें परेटो, एसी पीगू और अगले थे आपके परेटो, यानी ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्हें कल्याणवादी अर्थशास्त्री माना जाता था। और कल्याणवादी विचारधारा के संदर्भ में इन्होंने भौतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण के बारे में अपनी व्याख्या की थी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अमेरिकन संप्रदाय में जेबी क्लार्क, इरविंग फिशर, अमेरिकन संप्रदाय में आपके जेबी क्लार्क जिनका सीमांत उपपद्रव सिद्धांत था, इसके बारे में उन्होंने अपनी चर्चा की। इसके अलावा इरविंग फिशर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे, इन्होंने खास तौर से अपनी विचारधारा व्यक्त की। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आगे चलकर नवीन अर्थशास्त्र में केन्स का नाम आता है, यानी कि जो नवीन अर्थशास्त्री आते हैं उनमें नवीन अर्थशास्त्री आते हैं उसमें 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के संदर्भ में एक और अर्थशास्त्री आते हैं, उनका नाम है क्या केन्स। यानी आधुनिक अर्थशास्त्रियों में केन्स की भी विचारधारा अर्थशास्त्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिन्होंने
अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की दशा को किस तरीके से निजात दिलाया जाए, उस संदर्भ में अपनी विचारधारा दी, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक व्यय पर भी विशेष बल दिया था। किस तरीके से टैक्सेशन में कटौती करके सरकार द्वारा अपने सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में विस्तार करके अर्थव्यवस्था को मंदी स्फीति की दशाओं से निजात दिला सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में भी बहुत से अर्थशास्त्री आते हैं, उसमें हार्ट्रे आते हैं, रॉबर्टसन आते हैं, जॉन रॉबिन्सन आते हैं। यानी 20वीं अर्थशास्त्री में अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्री आपके हैं हार्ट्रे हैं, रॉबिन्सन है। रॉबिन्सन पे अगर आप देखेंगे तो 1932 में इनकी पुस्तक आती है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में उन्होंने खास तौर से अर्थशास्त्र बताया कि मनुष्य के पास जो धन की मात्रा होती है सीमित होती है, जबकि मनुष्य की आवश्यकताएं आपकी क्या होती है, असीमित होती है। तो इस संदर्भ में हार्ट्रे और रॉबिन्सन की विचारधारा, इसके अलावा 20वीं शताब्दी में जो अमेरिकन अर्थशास्त्री थे उसमें अगर आप देखेंगे नर्स की बात आती है, गैल्ब्रेथ की बात आती है, शुम्पीटर की बात आती है। यानी 20वीं शताब्दी में जो अमेरिकन अर्थशास्त्री थे उनमें गैल्ब्रेथ, ठीक है, जेके गैल्ब्रेथ का नाम आता है, जे शुम्पीटर का नाम आता है। अक्सर कभी कभी पूछा जाता है कि अमेरिकन अर्थशास्त्री कौन है कौन नहीं है, तो जेके गैल्ब्रेथ का नाम है, नर्स का नाम है, नर्स, इनके बारे में भी आप जानते हैं, नर्स। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के विकास क्रम में लगातार अपनी जो विचारधाराएं दी, उससे अर्थशास्त्र का इतिहास यानी जो विकास क्रम था वो तेजी से विकसित हुआ। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनमें और भी अर्थशास्त्री, जैसा कि अगर आप जानते हैं अमर्त्य सेन के बारे में जानते हैं, इनकी जो विचारधारा आती है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जेके मेहता, जिनकी भी विचारधारा अर्थशास्त्र के संदर्भ में आती है, जिन्होंने आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में अपनी विचारधारा व्यक्त की। इन्हें दार्शनिक या सन्यासी भी कहा जाता है, इसके संदर्भ में उन्होंने अपनी विचारधारा दी। तो कहीं न कहीं आर्थिक विचारों के क्रम में आपको जो भी आपको दिख रहे हैं, इनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टीजीटी और पीजीटी में अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट करिए, और आने वाले समय में आपको और भी वीडियो मिलने वाला है। तो ये तो आपका जो क्रम है, इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वीडियो आपको मिलने वाली है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार का, तो इस संदर्भ में आपको टेलीग्राम का चैनल है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर, इस पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो है 9453 यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में, क्लास के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल क्लासेस की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी में इस समय टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, और उस हिसाब से जो आपको मैं क्लासेस देने वाला हूँ सिर्फ और टीजीटी और पीजीटी पर ही आधारित होगा। तो आज का जो पॉइंट था आर्थिक विचारों के क्रम में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी सवाल पूछा जाता है, कभी कभी सवाल आपसे ये पूछ लेता है कि कौन से आर्थिक विचारों के क्रम में कौन से एक अर्थशास्त्री ऑस्ट्रियन संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जैसे बाम-बावर का है, इसके अलावा बाम-बावर का है, या अगर सवाल इसमें पूछा गया कि कौन एक ऑस्ट्रियन संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल हैं, पीगू हैं और बाम-बावर है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, बाम-बावर है। इसके अलावा फिर पूछा गया कि कौन एक अमेरिकन अर्थशास्त्री नहीं है, उसमें गैल्ब्रेथ है, जे शुम्पीटर है, नर्स है, तो उसमें हार्ट्रे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज तक के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपको एक सिलेबस के हिसाब से किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के लिए आप मैथ्स ले सकते हैं, तो इसके बाद हम वहीं पर चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।